ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे पंचायती राज में। पंचायती राज में हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो यदि मैं सारे चीज़ आपको लिखवाऊंगा तो बहुत कम समय बचा है, इसलिए हमें बचे हुए जितना भी समय है उसमें पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है, प्लस में एमसीक्यू लगाना है, प्लस में टेस्ट सीरीज दिलाना है। तो इसके लिए हमें एक रणनीति के तहत आगे बढ़नी होगी। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा और जो बातें जानना है वो पूरे आपको क्लास में समझना है। इस प्लानिंग के तहत हम दिए गए समय में निश्चित रूप से पूरे कोर्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, और यदि क्लास में ही मैं समझाऊंगा आप लोग लिखोगे तो एक दिन में बहुत कम क्लास हो पाएगा। समझ में आया? तो ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जहां से प्रश्न आएगा तो सबसे पहली महत्वपूर्ण योजना पढ़ेंगे मनरेगा। मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। मनरेगा क्या है, पहले नाम क्या था, नाम परिवर्तन क्या हुआ, इसमें किस प्रकार से कार्य होते हैं, कितना मजदूरी दिया जाता है, सारे पहलुओं के बारे में जहां से इसके प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए चालू करते हैं मनरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सबसे पहले आपको क्या जानना होगा। देखिए इधर ये जो मनरेगा है इसके बारे में आपको जानना होगा कि इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम है मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अंग्रेजी में नाम जानोगे, एम का महात्मा, जी का गांधी, एन का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इतना जानना। दूसरा पॉइंट ये जानना है कि ये जो मनरेगा का पुराना नाम क्या था, पहले नाम क्या था। तो मनरेगा का पहले नाम था नरेगा था। पहले नाम क्या था जी? नरेगा। तो नरेगा का फुल फॉर्म नाम क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब इसमें जानोगे हिंदी में क्या है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें अब केवल और केवल इसी में सामने में क्या जोड़ दिया गया है? महात्मा गांधी। क्या जोड़ दिया गया है? महात्मा गांधी। तो ये पॉइंट जानना है कि इसका नाम परिवर्तन कब हुआ, कब नरेगा को मनरेगा बनाया गया, कब महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। तो ये जो नाम परिवर्तन किया गया है, नाम परिवर्तन उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है, तो निश्चित रूप से गांधी जयंती पर जोड़ा जाएगा। कब जोड़ा जाएगा? गांधी। अब कब जोड़ा गया है? तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा में क्या जोड़ा गया? महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, अभी याद रखना, अभी पूछूंगा मैं ना। अब इस एक्ट को संसद में कभी ना कभी पारित करेंगे। ठीक है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा, फिर अधिनियम बनेगा, फिर ये लागू होगा प्रक्रिया से। तो ये जो नरेगा को संसद में कब पारित किया गया, तो संसद में पारित किया गया है, ये डेट याद रखना है। संसद में इसको पारित किया गया है 23 अगस्त 2005 को। कब पारित किया गया है? 23 अगस्त 2005 को। ये डेट याद रखना है। ठीक है, 23 अगस्त 2005 को। अब पारित होने के बाद ये अधिसूचित होगा, राजपत्र में क्या होगा जी? अधिसूचित होगा। कब अधिसूचित किया गया है? तो 7 सितंबर 2005 को। यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ना। उसके बाद ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ है राष्ट्रपति के साइन होने के बाद क्या होगा? लागू होगा। तो ये लागू हुआ है 2 फरवरी 2006 से। कब लागू हुआ है? 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, लेकिन यहीं पर प्रश्न घुमा के पूछे कि ये जो नरेगा है या मनरेगा है संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। तो संपूर्ण भारत में लागू हुआ है 1 अप्रैल 2008 को। लागू में 2 डेट, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। लागू कब हुआ, ये नरेगा लागू कब हुआ?
तो 2 फरवरी 2006 में। लेकिन पूछा जाए संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, अब इसके लागू के लिए, लागू एक साथ तो नहीं हुआ है पूरे भारत में, तो 3 चरणों में लागू हुआ है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और छत्तीसगढ़ एक तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में देश में कितने जिलों में लागू हुआ, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू हुआ, द्वितीय चरण में कितने जिलों में लागू हुआ और तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण कब होगा, 1 अप्रैल 2008 को, तभी तो संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो देखिए ये जो लागू हुआ है यहाँ पर प्रथम चरण में कब लागू हुआ है, तो 2 फरवरी 2006 को। कब लागू हुआ है, 2 फरवरी 2006 को। तो ये 2 फरवरी 2006 को भारत के कितने जिलों में लागू हुआ, तो 200 जिलों में। भारत के कितने जिलों में, 200 जिलों में। और हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू हुआ, तो छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में, 11। तो ये जो नरेगा है प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को देश के कितने जिलों में लागू हुआ, तो देश के कितने जिलों में, 200 जिलों में। और छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू हुआ, तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में, 11 जिलों में लागू हुआ। अब छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू हुआ है, तो 11 जिले कौन कौन से हैं, संभाग स्तर पे जानकारी होना चाहिए कि ये जो नरेगा है निम्न में से कौन से जिले में प्रथम चरण में लागू नहीं हुआ था, कौन सा द्वितीय चरण में लागू हुआ, ऐसा प्रश्न आ जाए। तो प्रथम चरण में दुर्ग संभाग में 2 जिला जानना है। दुर्ग संभाग में कितने जिला, 2 जिला। तो ये जो नरेगा है, मनरेगा है, ये कहाँ की योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों की योजना है। कहाँ की योजना है, ग्रामीण। तो ऐसे जिले जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन्हीं जिलों में लागू होगा, शहरी में तो लागू नहीं होगा। तो दुर्ग जिला में, दुर्ग शहर तो पूरा शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ तो लागू नहीं। तो दुर्ग संभाग में 2 जानना है, कवर्धा और क्या जानना है, राजनांदगांव। दुर्ग में कितना जानना है, 2, कवर्धा और क्या, रायपुर तो शहरी क्षेत्र है, तो रायपुर संभाग में जानना है धमतरी। रायपुर में कहाँ जानना है, धमतरी। अब बिलासपुर संभाग में बिलासपुर और रायगढ़, बिलासपुर और क्या, रायगढ़। अब ये जो सरगुजा संभाग में 3 जिले में जानना है, एक तो सरगुजा, जसपुर और क्या, कोरिया। सरगुजा, जसपुर और कोरिया। अब ये जो बस्तर संभाग में 3 जानना है, बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा। इस प्रकार से ये जो प्रथम चरण जो 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था, देश के 200 जिला और छत्तीसगढ़ के 11 जिला। तो संभाग, दुर्ग संभाग के कितने जिले, 2 जिले। कौन कौन से, कवर्धा और राजनांदगांव। रायपुर संभाग के कितने जिले, 1 जिले। कौन से जिले, धमतरी। बिलासपुर संभाग के 2, बिलासपुर और रायगढ़। और ये जो सरगुजा संभाग के कितने, 3, सरगुजा, जसपुर और कोरिया। अब बस्तर संभाग के 3 जिले। कौन कौन से, तो बस्तर संभाग में एक बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा। इस प्रकार से 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 में देश के 200 जिले और छत्तीसगढ़ के 11 जिले। कौन कौन से जिले हैं, याद हुआ। अब द्वितीय चरण हुआ था, द्वितीय चरण 2006 के बाद 1 साल बाद 7 में होगा, फिर उसके 1 साल बाद कितने में होगा, पहला 2 फरवरी है, पहला कितना है, 2 फरवरी। और ये दूसरा और तीसरा तारीख तो सेम है। 1 अप्रैल 2007 को, 1 अप्रैल 2007 को देश के 130 जिले में लागू हुआ। देश के 130 जिले, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। छत्तीसगढ़ के कितने जिले, 4 जिले। तो ये 4 जिले द्वितीय चरण में जहां लागू हुआ मनरेगा, वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो वो 4 जिले में याद रखना है जमकर। क्या याद रखना है, मतलब जांजगीर चांपा में जमकर कमाते हैं लोग। ठीक है, हम लोग जांजगीर चांपा से हैं, अब शक्ति हो गया है। मध्य, म से जानना है महासमुंद, म से क्या जानना है, और क से कोरबा और र से रायपुर। तो द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2006 में देश के 130 जिले और छत्तीसगढ़ के कितने, 4 जिले। क्या याद रखोगे, जमकर, ज से जांजगीर चांपा,
म से महासमुंद, क से कोरबा और र से रायपुर। तृतीय चरण 1 साल बाद 1 अप्रैल 2008 को 1 अप्रैल 2008 को ये देश के जितने भी जिले जहां लागू नहीं हुए थे वो सब में लागू हो गया। छत्तीसगढ़ के जितने जिले जहां लागू नहीं हुए थे, तो कहने का मतलब बाकी देश के समस्त जिलों में कब लागू हुआ या संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। तो लागू में 3 डेट याद रखना है। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006, देश के 200 जिले और छत्तीसगढ़ के 11 जिले। 1 साल बाद 6 के बाद कितना जी? 7। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 को देश के 130 जिले और छत्तीसगढ़ के 4 जिले। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? जमकर, ज से जांजगीर चांपा, म से महासमुंद, क से कोरबा और र से रायपुर। उसके बाद 1 साल बाद 7 के बाद 8, 1 अप्रैल 2008 को भारत के समस्त जिले जहां लागू नहीं हुए थे या फिर छत्तीसगढ़ के समस्त जिले जहां लागू नहीं, तो लागू में कितने डेट याद रखना है? 3 डेट याद रखना है। आगे अगला इसमें क्या जानना है? ये जो मनरेगा जब पारित हुआ तो उस समय कौन से राष्ट्रपति थे, किसने साइन किया? तो उस समय राष्ट्रपति 2005 से 7 तक थे। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? केंद्र सरकार में, भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? रघुवर प्रसाद सिंह। कौन थे? रघुवर प्रसाद सिंह। सबको पता होगा वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन। लेकिन सबको पता नहीं होगा वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भारत सरकार में। जिसको पता होगा कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ जो बैठे हैं उनमें से किसी को पता है क्या? नहीं है, तो कल आप पता करके आओगे वर्तमान में मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, आगे अब इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? ये मनरेगा का शुरुआत कहाँ से हुआ? क्या छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ कि कौन से राज्य से? तो इसका शुरुआत हुआ है आंध्र प्रदेश। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का कोई ना कोई जिला होगा और कोई ना कोई ग्राम पंचायत होगा, कोई ना कोई गांव होगा, क्योंकि मनरेगा का शुरुआत किसी जिला में नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा? ग्राम पंचायत में होगा। तो ये जो मनरेगा का शुरुआत हुआ है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बांदावली गांव में। कौन से गांव में? बांदा। तो बांदावली गांव किस जिला के अंतर्गत है? अनंतपुर। बांदावली गांव किस राज्य के अंतर्गत है? बांदावली गांव क्यों फेमस है? क्योंकि भारत में नरेगा बोले या मनरेगा बोले, इसकी शुरुआत उसी गांव से हुआ था, इसलिए वह गांव क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरे भारत में उस गांव से इसका क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। अब ये जो काम करने जाएंगे मनरेगा में, क्या करने जाएंगे? काम करने जाएंगे। तो कितना दूर तक काम करने जाएंगे? ठीक है, मनरेगा कहीं मान लो गड्ढा उड्ढा चल रहा है तो कितना दूर तक, घर से कितना दूर तक काम करने जाएंगे? तो इसके बारे में एकदम सिंपल सरल भाषा में दिमाग तक पहुंचाना है। देखो, मनरेगा कार्य क्षेत्र की दूरी, तो मनरेगा सामान्यतः 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाता है। काम कितने किलोमीटर के अंतर्गत करवाया जाता है? 5 किलोमीटर के अंतर्गत। कितने किलोमीटर के अंतर्गत जी? 5। जो भी कामगार हैं, जो भी कामगार कहने का मतलब काम करने वाले, उसके निवास स्थान से कितना दूरी होना चाहिए? 5 किलोमीटर। निवास स्थान से कितना दूरी? 5 किलोमीटर। ठीक है, सामान्यतः 5 किलोमीटर से अब नज़दीक रहता है, क्योंकि गांव का तालाब का गहरीकरण होगा, रोड बनेगा, तो इसके लिए ज़्यादा दूर तक ना फैला रहता है गांव। तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत उसको क्या दिया जाता है? काम दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाए कि यदि जो काम करने वाले हैं उनके घर से जहाँ पर काम हो रहा है मनरेगा का, वो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, तो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होगा तो जिसमें भी जाओगे, आप बाइक में जाओगे, पैदल जाओगे, साइकिल में जाओगे,
ठीक है, ज़्यादा दूर पड़ेगा, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, अतिरिक्त भार पड़ेगा। यदि आप पल्सर में गए, मान लो ऐसा भी होता है कि काम करने लोग पल्सर में जा रहे हैं, वो राशन लेने पल्सर में जा रहे हैं, बुलेट में जा रहे हैं, दिखने के लिए गरीब है लेकिन जा उसमें। तो हो सके आप अतिरिक्त दूर पड़े, 5 किलोमीटर से अतिरिक्त ज़्यादा दूरी हो तो 10% अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान है, 10% अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान है। ठीक है, ज़्यादा दूर में क्या होगा, अतिरिक्त मजदूरी। ऐसा भी होता है जी, मान लेता हूँ ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर मैं किसी मजदूर को बोलूँ कि 1000 ईंटे को ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, तो मान लेता हूँ वो 500 ले रहा है, लेकिन यही थर्ड फ्लोर होगा तो फिर बोलेगा 1500 लगेगा। यार दूरी बढ़ते जाएगा तो क्या बढ़ते जाएगा, मजदूरी। तो यहाँ पर भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हो तो जो भी मजदूरी दर है उसका 10% अधिक मजदूरी। यह बात याद रखोगे दिमाग में, सिंपल सी भाषा में याद रखना है। आगे, अब ये तो कार्य क्षेत्र कितना दूरी पर, अब काम करने चले गए तो मिलेगा क्या, पैसा कितना मिलेगा, मजदूरी दर क्या है। तो मजदूरी दर क्या है ये बातें जानना है। तो मजदूरी दर वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मनरेगा में मजदूरी दर है 243 रुपये प्रति दिवस। एक दिन का कितना, 243 रुपये। अब ये जो 1 अप्रैल 2024 से कितना हो गया है, 243 रुपये। अगला बजट उजट आने वाला है, हो सके और बढ़ जाए। तो 2024 में कितना है, 243 रुपये। अब 2023 में कितना था, तो 2023 में था 221 रुपये। 2023 में कितना था, 221। तो 221 से ये कितना हो गया है, 243। कितना रुपए बढ़ा है, देखो इसमें कितना रुपए बढ़ा है, 22 रुपये। तो मनरेगा में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 22 रुपये। रुपए में बोले तो कितना रुपए, 22। ये 22 रुपये, ये 221 रुपये का कितना परसेंट है, 10%। क्योंकि 221 रुपये का मैं 10% निकालूंगा तो 22 रुपये 10 पैसे होगा। ठीक है, तो 2023 के मनरेगा दर में रुपए में कितने वृद्धि हुए, 22 रुपये। 21 में 22 जोड़ूंगा तो 200 कितना हो जाएगा, 43। अब परसेंट में कितना का हुआ है, 10%। परसेंट में कितना का हुआ है, 10%। ठीक है, अब कोई ना कोई ऐसे राज्य होगा जो देश में सबसे अधिक मनरेगा दे रहा होगा। तो देश में सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी दर किस राज्य में है, तो राज्य है हरियाणा। कौन से राज्य है, हरियाणा। हरियाणा में मनरेगा मजदूरी दर क्या है, तो हरियाणा में मनरेगा मजदूरी दर है 374 रुपये। कितना रुपये, 374 रुपये। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना है, 243 रुपये। 200 कितने रुपये, 43 रुपये। ये बात को याद रखना है। चलिए आगे, अब आपने काम किया, ठीक है, 5 किलोमीटर के अंतर्गत में आपको काम दिया गया, बता दिया गया कि एक दिन काम करोगे तो 243 रुपये। अब काम करने गए तो जो पेमेंट मिलेगा, भुगतान, वो नगद मिलेगा कि फोन पे से मिलेगा, ठीक है, कि गूगल पे से मिलेगा, ये जानना है। तो मजदूरी दर का भुगतान कैसे होगा, तो बैंक या डाकघर में बचत खाते के माध्यम से। ठीक है, काम करने के बाद ऐसे रोकड़ा ले गिन के नहीं दे दो है, वो आपके बैंक में आएगा, जो डाकघर में आपका बचत खाता है उसमें आएगा। ठीक है, पैसा कैसे मिलेगा समझ में आ गया। आगे, ये जो मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात केंद्र और राज्य का कितना है, केंद्र और राज्य का, तो 60:40। कितना है, 60:40। अब आगे बढ़ते हैं, दिमाग में कोई भी अतिरिक्त टेंशन लिए बगैर सामान्य शब्दों में समझना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब काम की अवधि कितनी होगी, एक साल में कितना दिन काम दी है मल्ला। ठीक है, मनरेगा के तहत काम करिया तो एक साल में कितना दिन काम दी, काम की अवधि मतलब कई दिन रोजगार मिली। ठीक है, ये योजना में ही क्या होते है, रोजगार दे के गारंटी वाला योजना है। तो काम कई दिन दी है, तो देखो एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन काम, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन काम। 100 दिन काम कौन दे थे, केंद्र सरकार। 100 दिन के काम कौन दे थे, केंद्र सरकार। इसमें 100 दिन काम मिलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने
50 दिन और दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपने तरफ से कितने दिन दे रहे हैं? 50 दिन। ठीक है, तो कुल मिला के एक वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में मनरेगा की कार्य अवधि कितनी है? 150 दिन। कितनी है? 150, क्योंकि 100 दिन केंद्र सरकार और 50 दिन राज्य सरकार। ये कब से है? 2013-14 से। तो ये जो 50 दिन जो छत्तीसगढ़ शासन दे रहा है उसका भुगतान कौन करेगा? कौन करेगा जी? छत्तीसगढ़ सरकार। कौन करेगा? छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, आगे अब देखो, सामान्य क्षेत्र में तो सामान्य क्षेत्र में 100 दिन केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 50 दिन। तो सामान्य क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन? 100 पर। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां क्या हो गया हो, सूखा प्रभावित हो, या जहां कोई प्राकृतिक आपदा आ गया हो, ठीक है, भूकंप उक्कम आ गया हो, ठीक है, वैसे क्षेत्र में अब उनके पास ये जो सूखा हो गया है, तो जो धान उन खेती करते हैं वो भी हुआ नहीं है, तो पैसा की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, तो वहाँ ज़्यादा दिन काम देना पड़ेगा। वहाँ क्या होगा? ज़्यादा दिन काम देना। तो कितना दिन काम दिया जा रहा है? तो देखो, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ये जो केंद्र सरकार है सामान्य क्षेत्र में 100 दिन, लेकिन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कितना दी? 150 दिन। और अलग से छत्तीसगढ़ सरकार का कितना? 50 दिन। तो इस प्रकार से सूखा प्रभावित एवं प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में कुल कार्य दिवस कितने हो जाएंगे? 200, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 150 दिन और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50 दिन। तो 150 और 50 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 200 दिन। आगे इसमें तीसरा पॉइंट जानना है, वन अधिकार पट्टा धारक। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर वन का पट्टा उट्टा कुछ लोगों को मिला है, वहाँ पर केवल 150 दिन कौन देगा? केंद्र सरकार। 150 दिन कितना? केंद्र सरकार। यहाँ पर राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वन है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा, तो राज्य सरकार वहाँ देगा क्या? वहाँ कौन देगा? केंद्र। तो सामान्य क्षेत्र में 150 दिन, वो वन पट्टा अधिकार वाला में 150 दिन, लेकिन जहाँ सूखा प्रभावित है, जहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, वहाँ 150 दिन के बजाय 200। 150 दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना? 50 दिन। यहाँ तक याद रखोगे। अब देखो, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो घर उर बनाते हैं ना, उसमें भी काम करते हैं, तो उसमें भी जो आवास में जो काम कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री आवास में सरकार दे रहा है, तो उनको भी पैसा किस में मिलेगा? बैंक खाता के माध्यम से मिलेगा। तो सामान्य क्षेत्रों में कितने दिन तक? 90 दिन तक। अब पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र जैसा सामान्य स्थिति नहीं रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र में हर चीज़, चाहे वो ईंट लाना हो, नहर खोदना हो, पानी लाना हो, सबकी समस्या होगा। तो वहाँ जल्दी घर बन पाएगा क्या पहाड़ी क्षेत्रों में? नहीं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कितना दिन? 95 दिन। सामान्य क्षेत्र में कितना दिन? 90 दिन। और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना? अब ये जो अगला पॉइंट जानना है, अगला पॉइंट क्या जानोगे? बेरोजगारी भत्ते का अधिकार। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते का अधिकार के बारे में क्या जानना है? यदि बेरोजगारी भत्ता आपको कब दिया जाएगा? यदि आपको काम की सख्त जरूरत है और आपने यदि आवेदन देने के 15 दिन के भीतर आपको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको फिर क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। जैसे कि आपको काम की सख्त जरूरत है, आप मनरेगा में काम करने के इच्छुक हो, आवेदन भी दे दिए, बहुत सारे लोग जुड़ के कि हमें काम चाहिए आगे, और जिस दिन से आवेदन दिए हैं, जिस तारीख से आवेदन दिए हैं, उसके 15 दिन के भीतर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, गांव में सारे विकास कार्य हो गए हैं या कुछ काम करवाने लायक जगह भी नहीं बचा है, तो उस समय आपको क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी भत्ता अब पूरा के पूरा रेट तो नहीं दिया जाएगा। जैसे कि 243 रुपये है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता में 243 के 43 रुपये तो नहीं दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा? तो प्रथम 30 दिन तक आपको दिया जाएगा कुल मजदूरी का 1/4
4। कुल मजदूरी का कितना जी 1/4। मान लेते हैं 100 रुपया हर दिन, तो बेरोजगारी भत्ता 30 दिनों तक कितना दिया जाएगा 25-25 रुपए के हिसाब से, क्योंकि कुल मजदूरी दर का कितना 1/4। अब लेकिन जिस दिन से आवेदन किए हैं वो 30 दिन के बाद भी काम नहीं दिया जाएगा, तो फिर अब उतने बेरोजगारी में काम चलेगा 1/4 में। जैसे कि 243 रुपये है, उसका 1/4 देगा तो उसमें तो कुछ नहीं आएगा जी, ठीक है, सब्जी भी नहीं आएगा, महंगाई है, ठीक है। तो फिर 30 दिन के बाद यदि आपको काम मुहैया नहीं होता है, काम रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो बेरोजगारी दर बढ़ेगा 1 कितना जी 2। किसका 1/2? जो भी वर्तमान समय में कुल मजदूरी चल रहा है उसका कितना 1/2। तो आवेदन देने के 15 दिन के भीतर यदि आपको रोजगार नहीं मिला तो प्रथम 30 दिवस तक आपको कुल मजदूरी का 1/4 बेरोजगारी भत्ता के रूप में, 30 दिन के बाद भी काम नहीं मिला तो कुल मजदूरी का 1/2, ठीक है। 1/4 कितने दिनों तक, 1/2 कितने दिनों तक दिमाग में बैठा। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। नो, बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है। अब ये योजना केंद्र सरकार ने चालू किया है। अब सरकार के पास भी कोई ऐसा विजन नहीं है कि वो काम करवाए, काम दे नहीं पा रहे हैं, तो भत्ता कौन देगा जी, कौन देगा, राज्य सरकार देगा। कौन देगा, राज्य सरकार देगा, ठीक है, कौन देगा, राज्य। और आवेदन देने के 15 दिन के भीतर यदि रोजगार नहीं मिला तो प्रथम 30 दिवस तक कुल मजदूरी का 1/4 और 30 दिवस के बाद कुल मजदूरी का 1/2। कौन देगा बेरोजगारी भत्ता, राज्य सरकार। तो उसके लिए कोई ना कोई अधिनियम बनाएगा। तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013, ये सन को याद रखना है। बेरोजगारी भत्ता ये मनरेगा में छत्तीसगढ़ सरकार दी, तो कौन से अधिनियम द्वारा 2013। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने कार्य करने गए, मनरेगा में कार्य करने पहुंच गए, तो मनरेगा में कार्य करने पहुंच गए तो कार्य स्थल पर भी कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो क्या कार्य स्थल पे मजदूरों को वाईफाई मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या सुविधा है। तो कार्य स्थलों पर सुविधा, सबसे पहले तो पेयजल की सुविधा। किसकी सुविधा जी, पेय, क्योंकि जितने भी लोग कामगार हैं, काम कर रहे हैं, उनको अब काम करेंगे तो थकेंगे, गर्मी में भी काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या सुविधा होनी चाहिए, पेयजल की, पानी की सुविधा होनी चाहिए, पीने लायक पानी की सुविधा। दूसरा सुविधा, यदि कोई मजदूर है, काम कर रहा है, वो रापा गैती का उपयोग होगा। रापा गैती, साबर, कुदारी, ठीक है, झौहा गैती रापा, तो कटआउट आ गए तो वहां पर सुविधा होगा, प्राथमिक चिकित्सकीय उपचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सकीय उपचार। वो जो डेटाल होना चाहिए, पट्टी उट्टी बांधने का होना चाहिए प्राथमिक उपचार के लिए जी, ठीक है। तो क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सकीय उपचार। अब बहुत ज़्यादा गर्मी उर्मी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छाया की व्यवस्था होना चाहिए। क्या की व्यवस्था होना चाहिए, छाया। तो छाया हेतु तो शेड की व्यवस्था होना चाहिए। अब देखो एक और व्यवस्था, शिशु देख रेख गृह होना चाहिए। अब कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने 5 साल के छोटे बच्चे को लेके, अब 5 साल के छोटे बच्चे जिसको कुछ समझ ही नहीं, उसको घर में छोड़ के थोड़ा ना काम करने चले जाएंगे, उनको भी लेके जाएंगे। तो महतारी काम कर रही है तो उनको बच्चे को देख रेख के लिए क्या होना चाहिए, छोटा सा शिशु घर होना चाहिए। उस सामान्य भाषा में बच्चे मतलब भुलवारे की व्यवस्था, ठीक है, बच्चा मतलब क्या करेंगे, भुलवारे के व्यवस्था। तो शिशु देख रेख गृह होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बातें जानना है, नोट करके देखो ये बातें, इन शर्तों को नोट करके ध्यान से देखना है। देखो इधर देखो, यदि कार्यस्थल पर कार्य करने वाले यदि कार्यस्थल पर देखो कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 5 या 5 से अधिक है। काम करने वाली जो भी महिलाएं गई है उनके साथ 5 साल के कम उम्र के 5 लड़का या 5 से ज़्यादा लड़का हो, 5 लड़का या 5 से अधिक होने पर शिशु घर की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। समझ में आया? जैसे कि काम चल रहा है, ठीक है, कोई महिला अपने बच्चे को लेके गई है, अब 2 ही महिला लेके गए हैं तो 2 बच्चों को खिलाने के लिए अलग से शिशु घर थोड़ी ना बना पाएंगे जी। कम से कम 5 साल के, 5 साल से कम उम्र के, ठीक है, बच्चों की संख्या 5 या 5 से अधिक होगा तो किसकी व्यवस्था होगा? शिशु घर की। किसकी व्यवस्था होगा? शिशु घर। वो लड़का मल्ला खेले कूदाए भुलवारे की व्यवस्था, ठीक है। आगे देखो, यदि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का चोट लग जाता है, कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का चोट लग जाता है या दुर्घटना होता है तो इसका निःशुल्क इलाज राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। यदि कार्य करते वक्त कोई भी दुर्घटना हो गया तो उसका निःशुल्क इलाज, फोकट में इलाज कौन करवाही? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की। आगे, यदि चोट कुछ ज़्यादा ही लगे है, चोट कुछ ज़्यादा ही लगे है, अब वो जो कामगार है, जो काम करने वाले हैं, उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया, उस स्थिति में क्या प्रावधान है? तो देखो, कामगार को यदि अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो आवास, वो रहने के लिए वाला बेड, हॉस्पिटल में ना अलग से घर नहीं दे दिया जाए, उपचार, औषधि तथा दैनिक भत्ते का भुगतान जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा। मतलब कि सामान्य भाषा में समझो, कामगार को काम के दौरान कोई ऐसा चोट लग जाता है जिससे उसको अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल में बेड, उपचार, औषधि और साथ साथ ओला मजदूरी भत्ता भी दिया जाए। अब कितना मजदूरी दिया जाए? जब तक हॉस्पिटल में रही वो कुल मजदूरी दर है, एक दिन में जतका दर है उकर आधा से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधा से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। जैसे कि 243 रुपये है तो 243 का आधा कितना हो जाएगा जी? 122 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो हॉस्पिटल में कोई ऐसे मरीज है जो काम करत के दौरान वाला एडमिट करे है तो वाला 122 रुपये से अधिक मिली, फोकट में इलाज हुई, फोकट में दवाई हुई, ऐसा खर्चा कौन वहन करी? राज्य सरकार। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे, मृत्यु या स्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर, यदि काम के दौरान किसी की मृत्यु हो गई या स्थायी रूप से हाथ पैर को काटना पड़ा, उस स्थिति में 25,000 सहायता राशि एक तो दिया जाएगा और दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार उसको क्या दिया जाएगा? राशि दिया जाएगा, ठीक है। एक बीमा भी होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, उसको और भी कुछ राशि दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा में महिला संबंधित विशेष प्रावधान कहाँ है? हर जगह महिला मन में विशेष प्रावधान है। राशन कार्ड है उचमन के नाम में, खेत उत जमीन उमीन लेबे तो उचमन के नाम है। तो ये मनरेगा में भी मन लगा जो विशेष प्रावधान होई, का प्रावधान है देखा था महिला मन के मनरेगा में। अब नौकरी में तो है काम करवैया वाला महिला मन ला भी का प्रावधान देते? देखो, कार्य करने हेतु महिलाओं को क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? महिला, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आवेदन करने वाले कम से कम 1/3 महिलाओं को क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। आगे, मातृत्व भत्ता, ये मातृत्व भत्ता क्या है इसके बारे में देखो जी, ठीक है। महिला श्रमिक जिसने 12 माह में, कितने माह में? 12 माह, 12 माह में कहने का मतलब 1 साल में 50 दिन या 50 से अधिक दिवस मजदूरी कर लिया है, ठीक है, उनको मातृत्व भत्ते के रूप में 1 माह का मजदूरी राशि देने का प्रावधान किया गया है। ऐसी महिला जो 1 साल में समझो 50 या 50 से अधिक दिन काम कर ले, अब वो महिला प्रेग्नेंट हो गए, गर्भवती हो गए। अब गर्भवती हो गई है तो वजन थोड़ा ना उठा सकी, वह नहीं उठा सके तो उसको
ऐसे श्रमिक महिला जिसने 50 या 50 दिन से अधिक मनरेगा में काम कर लिया हो, उसको क्या है, उसको 1 माह का, कितने माह का जी, 1 माह का मजदूरी देने का क्या है, प्रावधान है। और यह पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुष लोग एको दिन नहीं दे, जब कमावे तो दी, समझ में। लेकिन महिला मन ला 1 माह के मातृत्व भत्ता देने के प्रावधान है। लेकिन कौन महिला ला दी, जे महिला 50 या 50 दिन से अधिक मनरेगा में काम कर चुके रहे 1 साल में, बोला 1 माह की का दिया जाए, मजदूरी राशि देने का क्या है, प्रावधान है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो मातृत्व भत्ता है इसका वहन कौन करेगा, तो इसका वहाँ राज्य सरकार। जो भी अलग से भत्ता है, मातृत्व भत्ता है, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो गया, ये सब खर्चा कौन वहन करी, राज्य सरकार है। ठीक है, यहाँ तक जितना भी खर्चा आएगा अब तक कौन वहन कर रहा है, राज्य सरकार। देखो शिशु गृह के बारे में महिला मल्ला, अब महिला मल्ला ये विशेष प्रावधान है, जो काम करत रही तो लड़का मन बहुत ज़्यादा परेशान कर देते, तो लड़का खिलाए के भी व्यवस्था है, जिला का कहा गया है, शिशु गृह। तो ये क्या है, 5 वर्ष से कम आयु वाले 5 से अधिक बच्चे होने पर कार्यस्थल पर बच्चों के देखभाल के लिए शिशु गृह की क्या होती है, व्यवस्था होती है। ठीक है, 5 साल ले कम के होना चाहिए लड़का है, और 5 से का होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो लड़का मन ला भुलवारे बा, खिलाए बा, एक नान बूटी घर बनाए जाही, जिला शिशु घर कहते, जेमा छोटे मोटे खिलौना रख देते। ठीक है, अब बड़े बड़े खिलौना थोड़ा रखियो माँ। आगे चलते हैं, मनरेगा के लाभार्थियों का चयन। ठीक है, मनरेगा के तहत किसको काम मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा, तो इसका चयन कहाँ होगा, ग्राम पंचायत में। कहाँ होगा जी, ग्राम पंचायत में। अब इसका पंजीकरण होगा, जो पंजीकरण करवाएगा उसी को चयन मिलेगा, उसी को लाभ मिलेगा। तो पंजीकरण कहाँ पर होगा, कौन से ऑफिस में जाके पंजीकरण करवाएं, तो कहाँ पर, ग्राम पंचायत में। ठीक है, लाभ कौन कौन न मिली, एक भी तय कहाँ होते हैं, ग्राम पंचायत में। आगे ये जो मनरेगा में काम करे के लिए एक कार्ड बनते, वही ला जॉब कार्ड कहते। का कार्ड है, जॉब कार्ड। तो ये जॉब कार्ड क्या होता है, जॉब कार्ड क्या है, क्या होता है, इसके बारे में जानो। ठीक है, ये सरकारी वाला वो ज्वाइनिंग लेटर है का, हाँ तो ज्वाइनिंग लेटर है, समझा, काम करे के लिए ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, अब देखो क्या होता है जॉब कार्ड, तो देखिए इसके बारे में हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या जानना है। देखो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार जॉब कार्ड का हकदार होता है। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में रहने वाला हर परिवार जॉब कार्ड का क्या होता है, हकदार होता है। ठीक है, आप चाहो तो आप भी ग्रामीण क्षेत्र में हो तो जॉब कार्ड बनवा सकते हो। ठीक है, अब जॉब कार्ड बनवाने का क्या होगा, हकदार होगा, जॉब कार्ड पाने का क्या होगा, हकदार होगा। देखो जॉब कार्ड में सभी वयस्क सदस्यों के फोटो और नाम होते हैं। ठीक है, जो भी काम करने वाले हैं तो उन सब का क्या होता है, फोटो होता है, और क्या होता है, नाम। तो किनका फोटो और किनका नाम होता है, जो वयस्क हो, जो 18 साल से अधिक की उम्र हो, जो काम कर सकते हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करने के योग्यता आयु को 18 साल के आयु को पूर्ण कर चुके, उन सभी का नाम होगा और क्या होगा, फोटो होगा। ठीक है, आगे ये जो जॉब कार्ड है जारी कौन करेगा, तो काम ग्राम स्तर में होगा, तो जारी पंजीयन ये कहाँ होंगे जी, ग्राम पंचायत में होंगे। कहाँ होंगे, ग्राम पंचायत में होंगे। ठीक है, अब आपने ग्राम देखो आवेदन प्राप्ति के तारीख से 15 दिन के भीतर आपको क्या मिलेगा, जॉब। मान लेते हैं आपको जॉब कार्ड चाहिए, तो ग्राम पंचायत में आपने आवेदन दिया, जिस तारीख से आवेदन दोगे उसके 15 दिन के भीतर आपको क्या दिया जाएगा, जॉब कार्ड दिया। ये जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है, एक सरकारी दस्तावेज है, जो आपको काम मांगने का हक देता है, जो आपको रोजगार मांगने का क्या देता है, हक देता है। तो ये जो है यह दस्तावेज रोजगार मांगने का क्या देता है जी, हक देता है, उसी के तहत आप रोजगार मांग सकते हो। ठीक है, अब एक बार जॉब कार्ड बनाए तो उसकी वैधता कितनी साल की होगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो कितने दिन की होगी, 5 साल की। वैधता कितने दिन की,
5 साल। अब देखो जॉब कार्ड बनवाने में कोई रुकावट आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रहा हो, तो जॉब कार्ड आपत्ति हेतु निराकरण कौन करेगा? ठीक है, तो निराकरण देखो आपको प्रथम अपील करना है। प्रथम अपील आप करोगे ग्राम के सरपंच से। किससे करोगे? ग्राम के सरपंच से। वो निराकरण करेगा जिस दिन आपने अपील किया है उसके 7 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? वहां से आपका समस्या हल नहीं हुआ तो आप उच्च स्तर में जाओगे, ग्राम पंचायत से। द्वितीय अपील करोगे आप जनपद के सीईओ के पास जाओगे। जिस दिन से द्वितीय अपील दिए हैं आपने उसके कितने दिन के भीतर निराकरण करने की कोशिश किया जाएगा? सर उससे भी आपका निराकरण नहीं हुआ तो जनपद के बाद आप जिला में जाओगे। जनपद के बाद कहाँ जाओगे? जिला में जाओगे। तो तृतीय अपील करोगे जिला पंचायत सीईओ के पास। किसके पास? जिला पंचायत सीईओ के पास। वहां निराकरण, आपके समस्या का निराकरण कितने दिन में होगा? तीनों, सरपंच में, जनपद सीईओ में और जिला सीईओ में। दिन कितने दिन है? 7 दिन। ठीक है, पहला अपील ग्राम के सरपंच, द्वितीय अपील जनपद के सीईओ, तृतीय अपील जिला के सीईओ। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे जॉब कार्ड रद्द कैसे किया जाता है? क्या जॉब कार्ड रद्द हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये वोट रद्द हो सकता है, वैकेंसी रद्द हो सकती है, आपके मौलिक अधिकार रद्द हो सकते हैं। तो ये जॉब कार्ड कौन खेती के? ये रद्द नहीं हो सका थे? का हो सका थे? कैसे में रद्द हो सका थे? इन बातों को एक ही बार में आराम से पढ़ो और एक ही बार में खत्म करो। देखो जॉब कार्ड कैसे रद्द हो सकता है? तो देखो परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुका हो। ये जो परिवार है जिसके पास जॉब कार्ड है वो स्थायी रूप से शहर में पलायन कर चुका हो। शहर में आके वो स्थायी रूप से बस गए हैं, अब शहर की नागरिकता ले लिए हैं। जैसे कि कोई नगर पंचायत, नगर निगम हो गया। मान लेते हो कोई दूरस्थ गांव का व्यक्ति है, बिलासपुर में आके बस गया है, बिलासपुर में घर उर ले लिया है, स्थायी रूप से बस गया है, तो फिर उसका जॉब कार्ड क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्द। तो पहला, स्थायी रूप से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुके परिवार का जॉब कार्ड क्या हो जाता है? रद्द हो जाएगा। पहला चीज दिमाग में बैठा। दूसरा, दूसरे पंचायत में चला गया हो। मान लेते हो ग्राम पंचायत चुरतेला, ठीक है, ग्राम पंचायत चुरतेला का व्यक्ति मान लेते हैं किसी दूसरे पंचायत में चला गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिलासपुर में आ गया है या कोई भी जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ चला गया है, तो उसका वो पहले वाले ग्राम पंचायत का जॉब कार्ड क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दूसरे देश की कोई नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाती है जी? रद्द। तो एक ग्राम पंचायत को छोड़कर दूसरे ग्राम पंचायत में जाएगा तो उस ग्राम पंचायत का जॉब कार्ड उसका क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। यह बात दिमाग में बैठा। तीसरा फर्जी दस्तावेज के आधार पर जॉब कार्ड बनाया हो और उसको पता चला तो उसका रद्द हो जाएगा। ठीक है, फर्जी किसी भी चीज में करो, फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी करोगे तो नौकरी रद्द हो जाएगा, पासपोर्ट बनाओगे तो वो रद्द हो जाएगा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नागरिकता लोगे तो वो हो जाएगा। तो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जॉब कार्ड बनाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। बस इसकी सही जांच होनी चाहिए। अभी सुनो हो, सनी लियोन का महतारी बंधन योजना में पैसा आ रहा है, ये भी एक फर्जी है ना। ठीक है, बहुत हो हल्ला हुआ है, फर्जी वाले तो पकड़े ही जाएंगे। देखो ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम घोषित हो जाता है तो उस गांव के अंतर्गत जितने भी परिवार के जॉब कार्ड हैं वो स्वतः क्या हो जाएंगे? रद्द हो जाएंगे। मान लेते हैं कोई ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में जनसंख्या बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया, अब उसको नगर पालिका या नगर निगम घोषित कर दिया गया है, तो वो तो अब ग्रामीण क्षेत्र से क्या हो गया जी? शहरी क्षेत्र। और शहरी क्षेत्र हुआ मतलब कि उसका जॉब कार्ड क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो उसी को याद रखना है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम घोषित होने पर जॉब कार्ड क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। जॉब कार्ड क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं। ये जो मनरेगा में प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो ये जो इसके प्रशासनिक अधिकारी में आपको जानना है ग्राम पंचायत स्तर पे
विकास खंड स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से? तो ग्राम पंचायत में मनरेगा के प्रमुख अधिकारी होंगे रोजगार सहायक। कौन होंगे जी? रोजगार सहायक। समझ गए रोजगार सहायक मतलब क्या है? ये ग्राम पंचायत स्तर पे प्रमुख क्या है? अधिकारी है मनरेगा के। समझ में आया? बहुत पावर होता है, ठीक है। विकास खंड स्तर पे कौन होंगे? तो क्षमा चाहूंगा, खांसी आ रहा है। विकास खंड स्तर पे कौन होंगे? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जिला स्तर पे कौन होंगे? तो कलेक्टर। जिला स्तर पे कौन जी? कलेक्टर या जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। और राज्य स्तर पे कौन होंगे? तो राज्य स्तर पे होंगे आयुक्त एवं अपर आयुक्त। आयुक्त होंगे या फिर क्या होंगे? अपर आयुक्त। अब ये जो मनरेगा का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना दिवस कार्य मिल रहा है, इसके जांच के लिए क्या होंगे? सामाजिक अंकेक्षण। तो ये होगा प्रत्येक 6 माह में एक बार। प्रत्येक 6 माह में कितने बार जी? एक बार। प्रत्येक 6 माह में कितने बार होंगे? एक बार। प्रत्येक 6 माह में सामाजिक अंकेक्षण कितने बार होगा? एक बार। तो 6 महीना में एक बार, तो एक साल में कितने बार जी? एक वर्ष में कितने बार? 2 बार होगा, ठीक है। प्रत्येक 6 महीना में एक बार, तो एक साल में 2 बार, ठीक है। अब इसमें ये जानना है, ये जो पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व कि मनरेगा का काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के बारे में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई गठन कर देता है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में क्या गठन किया है? सामाजिक अंकेक्षण इकाई का क्या किया है? गठन किया है। आगे शिकायतों का निराकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है कि कहीं मनरेगा में कुछ शिकायत आ रहा हो तो उसके लिए भी उसका निपटारा कैसा होगा, एक अधिनियम बनाया गया है 2012, ठीक है। इधर का नाम तो चलेगा आपको, ये 2012 में शिकायत वाला, अब बेरोजगारी भत्ता वाला 2013, ठीक है। ये तो सब जुड़ा ही रहेगा, ये इतना नहीं रट पाए तो चलेगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण रोजगार गारंटी चल रहा है उसके शिकायत निवारण नियम 2012, ठीक है। ये याद नहीं होगा तो चलेगा, काम का चीज ये है, समझ में आया। 2010, 2005, 2012, 2014 ऐसा रहेगा। तो 12 वाला है शिकायत वाला है और 13 वाला है बेरोजगारी भत्ता वाला है, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे ये जो मनरेगा की धारा 27 के तहत जिला स्तर पर शिकायत के निपटारा के लिए 17 लोकपाल की नियुक्ति किया गया है। कितने लोकपाल की नियुक्ति किया गया है? 17 लोकपाल की नियुक्ति किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, तो एक दिन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम पढ़ पाएंगे। समझ में आया? अब एक बार आपने अच्छे से समझा है, ठीक है, इसको आपको मैं PDF भी दे दूंगा, घर में एक बार और पढ़ना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कल एक बार और पूछ लेना, ठीक है। और इस रणनीति के तहत चलेंगे तो समय से पूर्व हम पूरे कोर्स को कवर कर पाएंगे, क्योंकि इतने कम समय में इतना कोर्स कवर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजना पढ़ना है, उनका आजीविका कैसे कैसे चलता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको पूरा पंचायती राज पढ़ना है, छत्तीसगढ़ पढ़ना है और क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। तो इतने कोर्स को एक सही प्लानिंग के तहत, सही रणनीति के तहत भी दिए गए समय में पूरा करना होगा। तो इसी प्रकार से हमें रोज़ पढ़ना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।